अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन के बाद अब कतर से पाकिस्तान को पैसे मिल गए हैं। कतर से 3 अरब डॉलर्स मिलेंगे। गुज़िश्ता 8 माह में हुकूमत अरब ममालिक से तकरीबन 9 अरब डॉलर्स और दीगर मरात ले चुकी है। कतर के अमीर हफ्ते को पाकिस्तान के दौरे पर आए और फिर उनकी वतन वापसी के बाद कतर की न्यूज़ एजेंसी ने खबर जारी की कि कतर के अमीर की हिदायत पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान किया है, जो डिपॉजिट्स और बराह रास्त सरमायाकारी की सूरत में होगी। खबर के मुताबिक कतर के नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि नए सरमायाकारी पैकेज के ऐलान के बाद कतर और पाकिस्तान की मुआशी शराकत दारी 9 अरब डॉलर्स तक पहुँच जाएगी। कतर से यह खबर सामने आने के बाद मुशीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख की ट्वीट सामने आई। उन्होंने कतर के अमीर का शुक्रिया अदा किया और लिखा कि पाकिस्तान के लिए 3 अरब डॉलर्स की बराह रास्त सरमायाकारी पर अमीर कतर के शुक्रगुजार हैं। कतर वाहिद अरब मुल्क नहीं, इससे पहले सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात भी पाकिस्तान के लिए इमदादी पैकेजेस का ऐलान कर चुके हैं। हल्फ उठाने के बाद अगले ही महीने यानी सितंबर में वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब गए, वहाँ सऊदी हुक्काम से मिले। इसके बाद अगले महीने यानी अक्टूबर 2018 को वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब का दूसरा दौरा किया। इस दौरे के बाद सऊदी अरब से पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर्स मिले और साथ ही तेल की अदायगियों की मद में 3 अरब डॉलर से जायद की रियायत भी मिली। इसके बाद सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान फरवरी में 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए। इस दौरे में पाकिस्तान में 21 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी के ऐलानात किए गए। ये बड़ी कामयाबी थी। इसके बाद अगली कामयाबी हुकूमत को मुत्तहिदा अरब अमारात से मिली। 18 नवंबर 2018 को वज़ीर आज़म इमरान खान वफ्द के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर गए, वहाँ के हुक्मरानों से मुलाकातें की। इसके बाद दिसंबर में मुत्तहिदा अरब अमारात ने स्टेट बैंक में 3 अरब डॉलर जमा कराने का ऐलान किया। इसके अलावा ऐलान किया गया कि यूएई पाकिस्तान के 8 तरक्याती मंसूबों को फाइनेंस करेगा, जिसकी मजमूई मालियत 1.5 अरब दिरहम है। इसमें 931 मिलियन दिरहम की इमदाद भी शामिल है। ये भी बहुत बड़ी कामयाबी करार दी गई। और अब कतर से 3 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान, जहां ये मईशत के हवाले से अच्छी खबर है, वहीं हुकूमत मजीद आगे बढ़ रही है। एमनेस्टी स्कीम के हवाले से आज वज़ीर आज़म ने खुद ने जियो की ट्रांसमिशन में हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया और तफसील से आवाम को बताया कि आपको इस एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहिए, वरना डेटा पूरा मौजूद है, तारीख में इजाफा नहीं किया जाएगा। आप पैसे बेशक अभी ना दें, उसमें रियायत आपको बाद में मिल जाएगी, लेकिन अपने असासे इस एमनेस्टी स्कीम में 30 जून तक डिक्लेयर कर दें। तमाम आवाम को चाहिए कि इस एमनेस्टी स्कीम का भरपूर फ़ायदा उठाएं उसके बाद, ताकि पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो सके। अब ये सारी खबरें हुकूमत के लिहाज से अच्छी नज़र आ रही हैं, मगर क्या साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए भी ये खबरें अच्छी हैं? क्योंकि मुल्की सियासत में ये तासुर रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के अरब ममालिक ख़ास तौर पर सऊदी अरब और कतर से अच्छे ताल्लुकात हैं। इसकी कुछ मिसालें भी सामने आई। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जब 1999 में मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा और उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जेल में डाला, उनके खिलाफ मुकदमात कायम किए, तो नवाज शरीफ मुश्किल में आए। तकरीबन 14 माह बाद पूरा शरीफ ख़ानदान सऊदी अरब चला गया और फिर आइंदा कई बरस तक वहीं रहा। वहाँ पर सरमायाकारी भी की, सरमायाकारी के लिए स्टील मिल लगाने के लिए ज़मीन भी प्रोवाइड की गई, फाइनेंसिंग में भी मदद की गई और वहाँ पर ये सब रहते रहे। सऊदी अरब ने बाकायदा तौर पर परवेज़ मुशर्रफ से बात कर मुदाखलत करके ये डील कराई। फिर 2007 में वो वतन वापस आए तो पता चला कि वो एक डील के तहत सऊदी अरब गए थे और ये डील आला सऊदी हुक्काम की तरफ से की गई थी और सऊदी अरब में वो जब तक रहे शाही मेहमान बनकर रहे। फिर बाद में भी जब नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए तो भी सऊदी अरब से उनके ताल्लुकात अच्छे ही रहे। मार्च 2014 में यह खबर सामने आई कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 1.5 अरब डॉलर्स की इमदाद दी है। ये इमदाद क्यों दी गई, इसका पता आज तक नहीं चल सका। ये तो वो हालात जो जिनकी वजह से ये समझा जाता रहा कि सऊदी अरब शरीफ ख़ानदान के बहुत करीब है, मगर अपने इक़्तिदार के आखिर में पनामा के जो मामलात हुए उसमें यह ख्याल किया जाता रहा कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात नवाज शरीफ से नाराज़ हैं। इसका गिला उनके मुख्तलिफ सीनियर अरकान करते भी नजर आए। इसी तरह कतर के बारे में यह कहा जाता रहा कि वो भी नवाज शरीफ के बहुत करीब है। पनामा का मामला सामने आने के बाद जब नवाज शरीफ मुश्किल में आए तो उस वक्त कतरी ख़त सामने आया। कतर के शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक वज़ीर आज़म हमाद बिन जासिम ने ख़त लिख कर तस्दीक की कि नवाज शरीफ के वालिद मियाँ शरीफ ने उनके वालिद के पास 12 मिलियन दिरहम की सरमायाकारी की थी। इस सरमायाकारी का मुनाफा शरीफ ख़ानदान को दिया जाता रहा और फिर इस सरमायाकारी की सेटलमेंट में लंदन फ्लैट्स मियाँ शरीफ के पोते हुसैन नवाज को दिए गए। लंदन फ्लैट्स की मिल्कियत के हवाले से अगर शरीफ ख़ानदान का मौक़िफ़ दुरुस्त समझ लिया जाए तो भी पता चलता है कि कतर का शाही ख़ानदान शरीफ ख़ानदान के कितना करीब था, और अगर हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त मान लिया जाए तो भी पता चलता है कि नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान कतर के शाही ख़ानदान के इतना करीब हैं
कि साबिक कतरी वजीर आजम ने उनके लिए खत लिखा और फिर बाद में भी 3 दफ़ा तस्दीक की। इसके अलावा नवाज शरीफ की हुकूमत में कतर के साथ LNG की डील भी फाइनल हुई, मुआहदे हुए। इन हालात और वाक़यात की वजह से ये कहा जाता रहा कि नवाज शरीफ के कतर से बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं, मगर अब यही अरब ममालिक जो नवाज शरीफ के बहुत करीब समझे जाते थे, अब वो इमरान खान के करीब हो गए हैं। उनकी हुकूमत को भरपूर इमदाद करके सहारा दे रहे हैं। कि नवाज शरीफ के लिए बुरी खबर है या कोई और वजह है? कि बात दुरुस्त साबित हो गई है कि मुल्कों के ताल्लुकात ज़ाती नहीं, किसी लगाव की वजह से नहीं, बल्कि अपने मुफाद के हिसाब से होते हैं। और अब इस वक्त मुफाद और वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में है तो ताल्लुकात उसी तरीके से जारी हैं। या फिर नवाज शरीफ से कोई नाराज़ी हुई जिसकी वजह से ये सारा का सारा मामला हुआ और नवाज शरीफ से ये ममालिक दूर भी हुए। सीनियर तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। वड़ाई साहब, बड़े करीब समझे जाने वाले ममालिक मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और अब फाइनली कतर भी भरपूर तरीके से मदद कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान की। ताल्लुकात पाकिस्तान के हमेशा अच्छे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान को इमदाद मिल रही है। मगर क्या जो नवाज शरीफ के दोस्त समझे जाते थे, अब कहा जा सकता है कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान के दोस्त हैं, उनके करीब हैं? शाहज़ेब साहब, मुल्कों के तल्लुकात में जो जज्बातियत नहीं चलती, मफादात चलते हैं और वो सारे पाकिस्तान के दोस्त हैं। आगे उनको उस वक्त उनका मसला तो ये था कि पीपल्स पार्टी से नवाज़ शरीफ का मुकाबला था और वो नवाज़ शरीफ को प्रेफर करते थे मोहतरमा के मुकाबले में अरब ममालिक, मासवाए मुत्तहिदा अरब अमारात के। अब जब इमरान खान और इनका मुकाबला होगा नवाज़ शरीफ में, तो उनका पलड़ा इमरान खान की तरफ जो है झुकता हुआ नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के साथ उनके जो तल्लुकात हैं उसमें बुनियादी तल्लुक उनका फ़ौज से है और पाकिस्तान की जो मिलिट्री माइट है उसकी वजह से वो पाकिस्तान से हमेशा अच्छे तल्लुकात रखते हैं और उसको जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है उसकी मदद भी लेते हैं और उसका हवाला भी देते हैं और उनसे अच्छे तल्लुकात भी रखते हैं। तो अगर मसलन भुट्टो साहब के बहुत सऊदी अरब से अच्छे तल्लुकात थे, लेकिन जब जनरल ज़ियाउल हक आए तो उनके भी सऊदी मामला जो जितने ममालिक थे अरब के, सबसे अच्छे तल्लुकात हो गए। तो बुनियादी बात ये समझ लेनी चाहिए कि ये पाकिस्तान के मफाद की वजह से पाकिस्तान के साथ तल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की ताकत की वजह से, पाकिस्तान के अवाम की वजह से शख्सियात उनकी पसंद की बदलती रहती हैं। और ख़ास कर दुनिया भर में ये रवाज है कि जो इक़्तिदार में आ जाए सारे ममालिक ही उससे कोई ना कोई तरीका अपने रवाबत का निकाल लेते हैं, कोई एक बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी काबिल गौर हैं। मसलन कतर और सऊदी अरब अगर इकट्ठे इमदाद देंगे तो मेरा ख़्याल है कि दोनों बराबर यकसोई के साथ इमदाद नहीं कर सकते। इनमें से एक मुल्क बिल आखिर पीछे हट जाएगा और एक मुल्क जो है वो सपोर्ट करता रहेगा। और दूसरा ये है कि जब ये सारे खलीजी ममालिक इमदाद करें और तो इसका मतलब ये भी होता है कि आप ईरान को एक्सक्लूड कर रहे हैं और इनके जो मफादात हैं उनकी वजह से ईरान को नुकसान पहुंचने का ख़तरा होता है। तो इसलिए पाकिस्तान हमेशा माजी में भी मोहतात रहा है और अब भी इसे मोहतात रहना चाहिए कि हमें किसी माली इमदाद के एवज़ किसी नई खलीजी जंग में फ़रीक नहीं बनना चाहिए। सब ये दुरुस्त है, मगर साथ में कतर और सऊदी अरब के ताल्लुकात भी हालिया तारीख में बहुत अच्छे नहीं रहे। एक दूसरे के हवाले से वर्कर्स को कह दिया कि आप छोड़ जाएं। मुत्तहिदा अरब अमारात भी इसमें सऊदी अरब के साथ खड़ा हुआ। उसके बावजूद अगर दोनों पाकिस्तान की एक साथ मदद कर रहे हैं तो ये सिफारती कामयाबी है या पाकिस्तान के लिए एक मसला बन सकता है? नहीं, फ़िलहाल तो हमें इसे पॉजिटिवली और मुस्बत तौर पर सफारती कामयाबी कहना चाहिए। और लेकिन दूसरी बात यह है कि दोनों ल्योर कर रहे हैं, दोनों चाहते हैं कि हम उनके इत्तेहादी हों। कतर भी चाहता है, सऊदी अरब भी चाहता है। फ़ैसला हमारे पास है, हम बैलेंस रखेंगे, तवाज़ुन रखेंगे या एक तरफ झुक जाएंगे। माजी में हम इतना अच्छे तरीके से तवाज़ुन नहीं रख सके। तो मेरा ख़्याल है कि अब जो हमारी सियासी फ़ौजी क़यादत, कौमी क़यादत, इसको चाहिए कि चूँकि अब जंग बड़े स्केल की तरफ जा रही है, अमेरिका जो है वो गल्फ़ के अंदर मौजूद है और अगर खुदा न खास्ता जंग हुई तो ये कोई छोटी झड़पें नहीं होंगी, ये बड़ी जंग होगी। तो हमें पाकिस्तान को सूट यही करता है कि हम इस जंग में गैर जानिबदार रहें, बल्कि बिल्कुल इस जंग को रोकने की कोशिश करें
और हमारा इस जंग के किसी भी फरीक के साथ कोई तल्लुक़ नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सुहेल बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद। हम बात है ज़ाहिर है पाकिस्तान को इमदाद की ज़रूरत है, वो इमदाद पाकिस्तान को मिल रही है, मगर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इसमें इंडिपेंडेंट रहे, पाकिस्तान प्रॉक्सी के तौर पर ना इस्तेमाल हो, ये जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान की है। ख्वाजा आसिफ साहब साबिक वज़ीर ख़ारजा और नून लीग के सीनियर रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ साहब बहुत शुक्रिया। मतलब बहुत करीब समझे जाते रहे हैं ये ममालिक नवाज शरीफ साहब के, और इसकी तारीख भी मौजूद है, चाहे मुशर्रफ के दौर में जिला वतनी हो या फिर कतरी ख़ानदान के साथ ज़ाती मियाँ शरीफ की सरमायाकारी हो, या उसके बाद आने वाले खतूत हों और अपने खतूत पर कायम रहना हो। वो वाज़ेह तौर पर नज़र आया कि इन तमाम ममालिक के साथ बड़ी क़ुर्बत है रही है। आप समझते हैं अब ये क़ुर्बत इमरान खान साहब से हो गई है, भरपूर एतमाद है वज़ीर आज़म इमरान खान पर, उनकी हुकूमत को हर तरफ से ये ममालिक इमदाद दे रहे हैं। मैं इसमें मुझे बसीयत फॉरेन मिनिस्टर जो है ये देखने का मौका मिला, अल्लाह ताला ने अता फरमाया कि मैं मियाँ साहब के जो ज़ाती ताल्लुकात हैं वो आज भी इंटैक्ट हैं, लेकिन मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि ये इनके पाकिस्तान के ताल्लुकात जो थे वो मियाँ नवाज शरीफ की मार्फत थे या मेरी मार्फत थे या किसी और की मार्फत थे। जो स्टेट का जो रिलेशनशिप होता है वो अफराद के बाज़ जो है रिलेशनशिप से जो है ना वो सबकत ले जाता है उसके ऊपर, और होना भी यही चाहिए कि अगर कतर या सऊदी अरेबिया या मुत्तहिदा अरब अमारात जो हैं वो पाकिस्तान के खैर ख़्वाह हैं, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के कौन हुक्मरान है उनको पाकिस्तान का मफाद जो है वो मद्देनज़र रखना चाहिए। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि हमारा इन ममालिक के साथ एक स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप है शाहजेब। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, मुझे बसीयत साबिक़ वज़ीर दफ़ा और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा जो है ना उसका बड़ा जो है उसकी सेंसिटिविटी का भी ख़्याल है, तो इसलिए ये कांस्टेंट रहेगा रिलेशनशिप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन हुक्मरान है। मियाँ नवाज शरीफ का एक ज़ाती तल्लुक़ था और आज भी है, लेकिन जो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हैं कतर के, यूएई के, सऊदी अरेबिया के, एट टाइम्स दे टेक प्रेसिडेंस ओवर पर्सनल रिलेशन। ये ज़ाहिर ममालिक अपने मफाद देखते हैं, मगर जनरल मुशर्रफ के साथ वो अभी तक दोस्ती निभा रहे हैं। जनरल मुशर्रफ उनका शुक्रिया भी अदा करते रहते हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात में रहते हैं, सऊदी अरब से पैसे मिले उसका भी वो तस्करा कर चुके हैं, मगर आपकी जमात के रहनुमा बाकायदा तौर पर शिकवा करते रहे कि यमन जंग के हवाले से जब आप मामला पार्लियामेंट में ले गए तो फिर उसकी सज़ा आप लोगों को दी गई। मुत्तहिदा अरब अमारात ने जो मियाँ शरीफ की स्टील मिल के डॉक्यूमेंट्स थे उनकी तस्दीक नहीं की, जो कि आपने बतौर सबूत पेश किए गए थे, जो कि JIT ने ये सारी की सारी बातें लिखी। तो आपके रहनुमा बहरहाल शिकवा करते रहे कि हमें सज़ा दी गई है, ताल्लुकात हमारे अच्छे नहीं हैं। मैं आप इस बात को दुरुस्त कह रहे हैं। हमारा जब एक्सपो के ऊपर वोटिंग का मामला हुआ था, हमने तुर्की को वोट दिया था, जो पहली हमारे से पेशतर जो गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की, उसकी कमिटमेंट थी, उन्होंने इन राइटिंग कमिटमेंट दी हुई थी। हमने उस कमिटमेंट को ऑनर किया और UAE हमसे नाराज़ हुए। नाराज़ इसलिए हुए थे कि वो समझते थे कि पाकिस्तान के ऊपर हमारा हक़ है, उनका ज़ाती ताल्लुकात हैं मियाँ नवाज शरीफ के साथ, फैमिली रिलेशनशिप है मियाँ नवाज शरीफ के साथ, उनको इस बात पे नाराज़गी हुई। और मेरे साथ जो है जो मेरी 2 मुलाकातें हुई बसीयत वज़ीर ख़ारजा उनके वज़ीर ख़ारजा से, उसमें उन्होंने जो है इस चीज़ का इजहार भी किया, और मैं समझता हूँ कि गिले जो हैं वो दोस्तों में ही होते हैं, गिले जो है बेगानों में नहीं होते। मगर इससे साबित हो गया ना कि जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब ज़ाती ताल्लुकात समझते रहे, वो एक मुफाद का ताल्लुक था, स्ट्रेटेजिक उनके इंटरेस्ट हैं जिसको आप भी कह रहे हैं, और मुल्कों का जो मुफाद होता है वही रिलेशंस को आगे लेके चलता है, ना कि कोई ज़ाती इन्वेस्टमेंट, ज़ाती सरमायाकारी या ज़ाती मुफाद। शाहजेब, हुक्मरानों के ज़ाती ताल्लुकात जो हैं वो स्टेट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, स्टेट रिलेशनशिप को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हुक्मरानों के रिलेशनशिप अच्छे हों आपस में, मसलन UAE के शाही ख़ानदान के पाकिस्तान में नवाज शरीफ के ताल्लुकात अच्छे हैं, इस तरह सऊदी अरेबिया की जो रूलिंग फैमिली है उसके नवाज शरीफ के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, या जो अल्तानी फैमिली है कतर की उनके अच्छे हैं, तो वो जो स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप को उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और उसको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये रिवर्स में जो है नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान के रिलेशनशिप जो है वो जो है कॉम्प्लीमेंट करें, स्टेट के रिलेशनशिप कॉम्प्लीमेंट करें अफराद के रिलेशनशिप को। अफराद के रिलेशनशिप जो है मेरी जो
जो समझ है या अकल है उसके मुताबिक अफराद के रिलेशनशिप जो हैं वो रियासत के रिलेशनशिप के ताबे होने चाहिए। वो रियासत के रिलेशनशिप जो है ना वो उसके सबॉर्डिनेट होने चाहिए। लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप हमेशा जो है स्टेट रिलेशनशिप को इनरिच करता है, उसमें जो है ज़्यादा कुव्वत, ज़्यादा शिद्दत या ज़्यादा प्यार और मोहब्बत का इजाफा करता है। सब ये ज़रा ममालिक के ताल्लुकात की बात हो रही है, मैंने आपसे एक और ताल्लुक की बात करनी है, क्योंकि खबर आ रही है कि चचा और भतीजी के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं मरीम नवाज़ के और शहबाज शरीफ साहब के, और जो बातें मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से की गई हैं। आपने भी क्योंकि इस हवाले से पोजीशन ली है, जो मरीम नवाज़ साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं ज़रा आपसे तफसील से बात करूँगा कि पार्टी में बयानिया और पार्टी की पॉलिसी किस हिसाब से चलनी है। एक ब्रेक के बाद शरीफ खानदान में एक बार फिर इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं और मुद्दा बज़ाहिर वही है कि सियासत जारहाना होनी चाहिए या मुफाहमाना होनी चाहिए। इस अहम मामले पर नून लीग के सदर शहबाज शरीफ और नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज अलग अलग पेज पर नजर आ रहे हैं। ये मामला शुरू हुआ 19 जून से, जब नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने बजट तकरीर के दौरान हुकूमत को अपनी मिसाक़ मईशत की पेशकश का हवाला दिया, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने पूछा कि इस पर अभी भी बात हो सकती है, जिसका शहबाज शरीफ ने मस्बत जवाब दिया और कहा कि वो तैयार है। मैंने पहले दिन अपनी तकरीर में क्या कहा था कि जहाँ पर हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, वी आर प्रिपेयर्ड कि पीटीआई के साथ चार्टर ऑफ इकॉनमी हम करें। दिल की अथाह गहराइयों से एक सिंसियर ऑफर को पाया हकारत से इन्होंने धुतकार दिया। इस पे अभी बात हो सकती है ना? जी सर, आप फरमा रहे थे। मैंने कहा इस पे तो अब भी बात हो सकती है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे। It's never too late. Absolutely, why not? For Pakistan, not only Charter of Economy, any charter we can sign with them provided they are sincere with the nation, not with us, with the nation. यकीनन इसके ऊपर बात नाज़र हो सकती है, होगी अगर इनके दिल में अब ख्याल आ गया है कि वाकई हमें बहुत वक्त ज़ाया किया। मैं खुद भी इंशाल्लाह इस पे अपना रोल प्ले करूंगा। ढेरा मेहरबानी, ढेरा मेहरबानी। मिसाक़ मईशत से मुतालिक मरीम नवाज़ अलग पेज पर नजर आई और उन्होंने बरमला इसको रद्द किया। मरीम नवाज़ ने हफ्ते को मीडिया से बात की और शहबाज शरीफ से इख्तलाफ करते हुए कहा कि अपोजिशन को जिस बात पर वज़ीर आज़म को इबरत का निशान बनाना चाहिए, इस पर मीसाक कैसे हो सकता है। मरीम नवाज शरीफ ने यह बात भी कर दी, फिर साथ ही नून लीग समेत तमाम जमात को पैगाम भी दिया कि हम समेत, नून लीग समेत कोई भी अपोजिशन जमात अगर अवाम की तर्जुमानी नहीं करेगी तो वो तारीख के मुजरिम होंगे। इस पूरे मामले पर खबर बनी कि मरीम नवाज और शहबाज शरीफ का इख्तलाफ सामने आ गया है, जिस पर रद्दअमल देते हुए मरीम नवाज ने ट्वीट किया कि शहबाज शरीफ साहिब का ना कोई इख्तलाफ है, ना ही मुखालिफिन की यह ख्वाहिश कभी पूरी होगी। मैंने वाज़े कर दिया है कि ये मेरी ज़ाती राय है, इसको इख्तलाफ बनाकर पेश करने वालों को मायूसी होगी। मगर आम बात यह है कि मरीम नवाज ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिसाक़ मईशत को मजाक करार देने से पहले ये तस्लीम किया कि मिसाक़ मईशत से मुतालिक शहबाज शरीफ की अपनी राय है और उनकी अपनी राय है, और ये भी कहा कि वो पहले भी अपने इख्तलाफी नुक्ता नज़र पार्टी के सामने रखती रही। अब मामला सिर्फ मरीम नवाज तक महदूद नहीं है, नून लीग के दीगर रहनुमा भी मरीम नवाज के मौक़िफ़ की तायद करते दिखाई दिए। नून लीग के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ ने गुज़िश्ता रोज़ मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरीम नवाज ने मिसाक़ मईशत से मुतालिक दुरुस्त बात की। ये जो कहा मरियम ने कि इस वक्त जबकि कत्लेआम हो रहा है, माशी कत्लेआम हो रहा है, उस कत्लेआम में अगर कोई मिसाक की बात करना जो है वो मेरा ख्याल है कि लफ्ज़ सही इस्तेमाल किया उसने, कोई मजाक की बात। जिस मिसाक़ मईशत को बाकायदा तौर पर फ्लोर ऑफ द हाउस शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि हम तैयार हैं, मैंने पहले भी कहा था और किसी भी वक्त के लिए हम तैयार हैं, उसे मरीम नवाज़ ने मजाक़ मईशत कहा। और फिर साथ में ख्वाजा आसिफ साहब भी इसकी तायद कर रहे हैं। नून लीग के अंदर सियासी इक़दामात से मुतालिक इख्तलाफ नज़र आ रहा है और ये इख्तलाफ पॉलिसी बन सकता है। इख्तलाफ राय होना अच्छी बात है, मगर पॉलिसी नून लीग की क्या होगी, इस पर अब सवाल उठ रहा है। एक तरफ अपोजिशन मुत्तहिद होने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात ही इस कशमकश में मुब्तला नजर आ रही है कि सियासत जारहाना होनी चाहिए या मुफाहमाना, और ये कशमकश नून लीग में इलेक्शन से पहले से जारी है, जिसकी वजह से इलेक्शन में भी एक कन्फ्यूज मौक़िफ़, एक कन्फ्यूज बयानिया अवाम के सामने आया। नवाज शरीफ और मरीम नवाज एक बात करते थे, साथ ही शहबाज शरीफ एक अलग बयानिया देते थे। आज वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने एक बार फिर ये बात दोहराई कि एक शहबाज लीग है और दूसरी नवाज लीग है। जिन्होंने नवाज शरीफ को जेल भिजवाया वो चाहते हैं कि वो वहीं रहें।
जो बात मैंने कही थी, मुझे क्रेडिट दो, मैंने आपको कहा था अब 2 लीगें हैं, एक शहबाज लीग, एक नवाज लीग, और शहबाज लीग के भी अपने बंदे हैं और नवाज लीग के भी अपने बंदे हैं। आ गई जिन लोगों ने मरवाया नवाज शरीफ को, वो और चाहते हैं अंदर ही रहे, वो चाहते हैं शहबाज और हमजा भी अंदर हो जाए। और वज़ीर-ए-आज़म की मौम ने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक ऐवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अपोजिशन खुद तितर बितर है, वो एक बयानिए पर कायम नहीं। अपोजिशन पहले अपना एक बयानिया तय कर ले। अपोजिशन 2 बयानियों में फंसी नहीं, धंस गई है, और अब आज के दिन तो वो तितर बितर हो गया बयानिया। हुकूमत को उस वक्त कंसर्न होगा जब वो किसी एक बयानिए पे मुतफिक हो जाए। तो चूँकि अपोजिशन ने अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए कोई ना कोई चूरन तो बेचना है, तो अगर वो ये चूरन बेच के उनकी डूबती हुई सियासी कश्ती को कोई मंजिल मिलती है तो हमें उस पर कोई गिला नहीं है उनसे, क्योंकि उनको सांसें उनकी बहाल रखना, उखड़ी हुई सांसों को बहाल रखना, ये भी हमारी जिम्मेदारी में आता है। हुकूमत बड़ी खुश है कि इनका एक बयानिया नहीं है, इस वक्त नून लीग तकसीम हो गई है। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, आपसे बात हो रही थी फॉरेन पॉलिसी के मामलात के हवाले से। अब आपकी अपनी पार्टी का मामला है जिसमें ज़ाहिर है आपने भी कहा कि ये इस वक्त मिसाक जमहूरियत का टाइम है नहीं, मिसाक मईशत का। अब मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ का जो इख्तलाफ है ये जेन्युइन है या चचा भतीजी में वैसा इख्तलाफ है जैसे बड़े भाई और छोटे भाई में था? दोनों गुड कॉप बैड कॉप खेलते रहते थे। मियाँ साहब अंदर हैं तो शहबाज शरीफ वही उसी तरह सॉफ्ट रहेंगे और मरियम नवाज़ मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरह सख्त मौक़िफ़ रखेंगी। शाह साहब गुड कॉप और बैड कॉप वाली तो बात नहीं है, लेकिन मैं अगर बग़ैर किसी लगी लिपटी के बड़ी फ्रैंक बात आपसे करूँगा, क्योंकि आजकल आपके सुनने वाले देखने वाले जो है ना वो हमसे ज़्यादा अक्लमंद हैं। बात असल में ये है कि ये एक पुराना हमारा जो है ना नेशनल लेवल के ऊपर डिस्कशन होती रही है 2008 के बाद से कि मिसाक मईशत होना चाहिए। उसी चीज़ को रीट्रेट शहबाज साहब ने किया, लेकिन मेरी भी और शहबाज साहब की भी यही राय है, मेरी भी यही राय है, और मरियम ने भी उसी बात को रीट्रेट किया है और उसी बैकग्राउंड में बात की है कि मौजूदा हालात में जबकि मईशत के मुतल्लिक़ तमाम तर तब्दीलियाँ जो हैं स्ट्रक्चरल हैं या किसी और तरीके की हैं, वो सारी हुकूमत उनके इक़दाम ले चुकी है। अगर हमने जो हमारी जो ऑफ़र है, अगर वो हुकूमत उसके ऊपर कोई अमल दरामद करना चाहती है मईशत पे, तो मेरा ख़्याल है सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि ये जो बजट जो है इस वक्त जिसके ऊपर बहस हो रही है, आज बहस क्लोज़ हो रही है, उसके ऊपर अपोजिशन को इत्माद में लिया जाए और जो अवाम दुश्मन इसमें इक़दाम उठाए गए हुए हैं उनको वापस लिया जाए और एक अवाम दोस्त और बिज़नेस फ्रेंडली बजट बनाया जाए। पहले तो ये होना चाहिए कि बजट के ऊपर कोई एक कंसेंसस होना चाहिए और आवाम के जो मफादात हैं या आवाम की जो उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको मद्देनज़र रख के हमें बजट में जो है तरामीम करनी चाहिए। अभी भी तरामीम मूव की जा सकती हैं, 2-3 दिन 4 दिन बजट डिले भी हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर इसके ऊपर हमारी को पेशरफ्त होती है तो उसके ऊपर मिसाक मईशत भी जो है बाद में एक नेशनल लेवल का तमाम अपोजिशन पार्टीज़ और हुकूमती पार्टी जो है वो कर सकती है। मेरा ख्याल है कि दिस इज़ द वे हैड, जो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मगर वो ठीक है, मगर ख्वाजा साहब आपने मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ में इख्तलाफात का जवाब नहीं दिया। क्या दुरुस्त है कि पार्टी में रस्साकशी शुरू हो गई है कि पार्टी आगे मरियम नवाज़ ने लेकर चलनी है या शहबाज शरीफ साहब ने लेकर चलनी है? किसका बयानिया चलेगा? मैं इसका भी जवाब आपको देखें हमारी पार्टी में अप्रोच के जो नस्बुलैन है या जो हमारा बयानिया है वो तो नवाज़ शरीफ का है, उसमें तो किसी किस्म का रत्ती भर भी शक नहीं है। नवाज़ शरीफ का जो बयानिया है मैंने कल भी कहा है कि वो हमारे, लेकिन एक बात के ऊपर हर जो आरा रखने वाला जो हमारी पार्टी में है उसकी कंप्लीट कंसेंसस है कि बयानिया नवाज़ शरीफ का है और वो नवाज़ शरीफ का ही बयानिया चलेगा इंशाअल्लाह ताला।
आइन का बयानिया है, वो आइन की ज़बान बोल रहे हैं कि हकमियत जो है वो पाकिस्तानी अवाम की है। ये हमारा बयानिया है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है कतई तौर पे। ना नवाज शरीफ के बयानिए के मतलब को किसी को शक है, ना कोई शुबा है। उसमें मैं शामिल हूँ, उसमें शहबाज शरीफ शामिल है, उसमें मरीम नवाज़ शामिल है, सब सारे उसमें शामिल हैं, बिल्कुल उसके ऊपर सॉफ्ट। लेकिन अगर किसी पार्टी में कोई अप्रोच का या कोई डिफरेंट स्ट्रेंस जो हैं अगर ओपिनियन के नज़र आएँ आपको, तो उसका मतलब नहीं है कि वो पार्टी में कोई लड़ाई शुरू हो गई है, कोई जंग शुरू हो गई है। मैं तो इसको बड़ा हेल्दी समझता हूँ। अगर मेरे में और शहबाज शरीफ साहब के में कोई इख्तलाफ है, या शहबाज शरीफ साहब का या मरीम नवाज़ का कोई इख्तलाफ है, तो मैं समझता हूँ कि वो ऐसे कोई इख्तलाफात नहीं है कि जिसको आप झगड़े के से तशबीह दे सकें, कतई तौर पर नहीं है। लेकिन एक हमारी पार्टी में एक राय ज़रूर है कि हमें मौजूदा हुकूमत को जो है वो फौरी तौर पे तहरीक चलानी चाहिए, उनको रिमूव करना चाहिए। हमें गलियों बाज़ारों में जो है आवाम की जो है वो हमायत से एक एहतजाज शुरू करना चाहिए। कुछ लोग जो हैं वो समझते हैं कि नहीं, ये हुकूमत को अपने आप को कम्प्लीटली डिसक्रेडिट कर लेना चाहिए, उसके बाद जो है ना, लेकिन साथ साथ हम एहतजाज करते रहें, भरपूर एहतजाज करते रहें, लेकिन जो अल्टीमेट जो है ना उसके लिए इंतज़ार करें कि हुकूमत अपने आप को जो है डिसक्रेडिट कर दे। ये एक बात है जिसके ऊपर इख्तलाफात हैं हमारी पार्टी में। इख्तलाफात का मतलब है कि मुख्तलिफ आरा हैं हमारी पार्टी में इस मौजू के ऊपर। अच्छा, मगर ये जो इख्तलाफ ही नहीं है, ज़ाहिर राय का इख्तलाफ अच्छी बात होती है, ये एक तो बाकायदा पॉलिसी इख्तलाफ है जिसमें 19-20 का भी फ़र्क नहीं है। पार्टी ने अगर मरीम नवाज़ का बयानिया मानना है तो फिर शहबाज शरीफ से के बयानिए से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और शहबाज शरीफ साहब का बयानिया मरीम नवाज़ से बिल्कुल ऑपोजिट है। और मरीम नवाज़ तो अब अपनी तनकीद में सिर्फ हुकूमत तक रुकी हुई नहीं है, आगे निकल गई हैं। वो वहाँ भी तनकीद कर रही हैं, जहाँ के बारे में ये भी नहीं कहा जा सकता कि तनकीद करते हुए शहबाज शरीफ साहब के पर जलते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर परवाज़ करने का कभी इरादा ही नहीं रखते, तो फिर पर कैसे जलेंगे? तो क्योंकि वो 10 साल के कर्ज़ों के एहतसाब के बारे में कह रही हैं कि फिर उससे पहले का भी करें, ग्रांट जितनी मिली उतना भी करें, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, कोलिशन सपोर्ट प्रोग्राम में जितने पैसे आए उसका भी एहतसाब करें। मरीम नवाज़ तो बहुत आगे जा रही हैं। देखें, मैं खुद इस बात का हामी हूँ कि ये जो कमीशन अगर बनना है तो 2002 के बाद से लेकर 2019 तक, ये 30 जून 2019 तक जो है इसमें सब कुछ आना चाहिए। उसमें जितनी बाहर से हमें कर्ज़े मिले हैं, कोलिशन सपोर्ट्स फंड में को पैसे आए हैं, मैं कोई हिसाब किताब का कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये सारे के सारे मामला जो हैं जो हमें जहाँ से भी जिस मद में भी हमें बाहर से पैसा आया है उसका हिसाब किताब होना चाहिए। ये सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, ये एक क्या कहते हैं कि ये सारा कवर होना चाहिए। ये पीरियड जो है 20 साल का जो है का पीरियड जो है ये कवर होना चाहिए। ये सिर्फ जो है पीपल्स पार्टी और PMLN को जवाब देनी होना चाहिए, बल्कि PMLQ की जो हुकूमत थी जिसके सरबराह जो है जनरल मुशर्रफ थे, या आज जो 1 साल होने को आया PTI की जो हुकूमत है उसका भी हिसाब होना चाहिए। इन्होंने भी जो है जो 5,000 अरब रुपया कर्ज़ा लिया है वो उसका हिसाब दें, कहाँ खर्च किया है। पिछले साल सूद जो है हमारी हुकूमत ने 1,500 अरब दिया था, इन्होंने 2,900 अरब दिया है, वो 1,400 रुपया किस तरह सूद ज़्यादा दिया गया, इसका हिसाब दें। को हिसाब ठीक होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर जो है जो कार्रवाई जो कानून और कायदे के मुताबिक होगी वो कार्रवाई की जाएगी। बड़े सीनियर सियासतदान हैं और ज़ाहिर आपकी राय बहुत अहम है, पार्टी के अंदर बड़ी मोतबर है। आप किस तरफ हैं? मरीम नवाज़ की राय की तरफ आपका झुकाव है या शहबाज शरीफ की राय की तरफ? देखिए, मैं फिर आप कहेंगे वो सियासी बात कर रहा है। मैं कहीं इन दोनों के दरमियान में जो है ना मैं जो है ना खड़ा हूँ। मेरी जो है राय है कि इसका कोई जो दोनों पॉलिसीज़ का जो मिक्स है ना वो अल्टीमेट हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। मेरी सीरियस राय है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा आपसे। तो ये सीरियस राय है कि कहीं इन दोनों जो पॉलिसीज़ हैं या दोनों जो आरा हैं, कहीं मिडिल में जो है ना वो हमारा रास्ता है, ये मेरे नज़दीक। और आप नवाज शरीफ साहब से भी मिलते रहे हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब का झुकाव किसकी राय की तरफ है? बेटी की राय की तरफ या फिर भाई की राय की तरफ? देखिए, मेरा नवाज शरीफ मेरा लीडर है, मेरा उसके साथ जो है ना इस पार्टी में शहबाज शरीफ से के अलावा
जो मेरा ताल्लुक़ है वो तकरीबन 55 साल का मेरा उसका था, मेरा एक जज्बाती सा उसके साथ लगा हुआ है। तो मैं तो हमेशा यही समझूंगा कि मेरी जो राय जो है ना वो नवाज़ शरीफ के बिल्कुल जो करीब होगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो है जो मैं आपको जो इम्तजाज की बात कर रहा हूँ, इम्तजाज की बात वो नवाज़ शरीफ की राय होगी। मेरे हो सकता है मुझे खुशफहमी हो, लेकिन मेरा नवाज़ शरीफ के ऊपर वो हम जो कहते हैं ना थोड़ा सा शुफा है, और उसका तो मेरे पास शुफा है ही है नवाज़ शरीफ का। तो मेरा ख्याल है कि जो मैं राय आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ वो मेरी राय है, मैं कोई हतमी बात नहीं कर रहा, वो नवाज़ शरीफ की राय के करीब है। मुझे क्लेम है कि मैं उनको जानता हूँ। बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ की जो दोनों की राय है उसका दरमियान का रास्ता इस वक्त पार्टी को अपनाना चाहिए, और उनकी नज़र में नवाज़ शरीफ की भी राय यही होगी कि इन दोनों की जो एक्सट्रीम राय है उसके दरमियान का रास्ता इस वक्त अपनाया जाना चाहिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। सिलेक्टेड कहने पर पाबंदी है पार्लियामेंट में, और ये पाबंदी लगाई है तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने के बाद। जो उनके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उनकी पार्टी से इलेक्ट हुए, उन्होंने अब वैसे क्या राय रखते थे और इतनी सी बर्दाश्त नहीं है, ज़रा तफसील साहब के सामने मामला रखेंगे। उसके बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई है, आज़ादी राय के हवाले से सवालात उठ रहे हैं, हुकूमत के ऊपर तनकीद भी होती है, हुकूमत की बर्दाश्त के ऊपर भी तनकीद होती रही है, और अब कौमी असम्बली में अपोजिशन को वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद करनी है, तो इसके लिए अल्फाज के इस्तेमाल का ख्याल रखना होगा, क्योंकि कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान खान को सिलेक्टेड कहने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये पाबंदी गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली के इजलास के दौरान डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने वफाकी वज़ीर उमर अयूब की जानिब से पेश की गई तहरीक इस्तेहकाक के बाद लगाई। वफाकी वज़ीर उमर अयूब ने नुक्ता एतराज़ पर कहा था कि वज़ीर आज़म को सिलेक्टेड के नाम से पुकारा जाता है, जिससे हमारा इस्तेहकाक मजरूह होता है। इस लफ्ज़ पर पाबंदी आयद की जाए, जिस पर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का कहना था कि जो भी इस हाउस का मेंबर है वो वोट लेकर आया है, आइंदा कोई भी ये लफ्ज़ ऐवान में इस्तेमाल ना करे, क्योंकि ऐसा करने से अरकान असेंबली खुद अपनी तौहीन करते हैं। आप किसी को इस तरह नहीं कह सकते। मैं खुद इस निशिस्त पे एज ए डिप्टी स्पीकर यहां से वोट लेके आया हूं, और जिसने भी यहां से वोट लिए है, यहां पे जो इस कुर्सी पे बैठा है वजीर आजम, इस ईवान का वोट लेके आया एक्सलेंसी। आपने आइंदा किसी ने भी इस ईवान के अंदर किसी की भी जो है ना वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता है। ये हाउस ईवान जो है ये मुंतखब नुमाइंदों का ईवान है, और इसके अंदर जो भी जिस पोजीशन पे है वो मुंतखब होके आया है। आप जो है वो अपनी खुद तजलील करते हो इस ईवान की, इस तरह की बात कह के। अपोजिशन जमातें वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए उन्हें सिलेक्टेड कहकर पुकारती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए इस लफ्ज़ का इस्तेमाल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कौमी असम्बली में गुज़िश्ता साल अपने पहले खिताब में किया था, और वज़ीर आज़म इमरान खान को मुबारकबाद देते हुए उन्हें सिलेक्टेड कहा। I'd like to thank and congratulate the Prime Minister select and wish him good luck. डॉक्टर बिलावल भुट्टो की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए इस लफ्ज़ के इस्तेमाल के बाद अपोजिशन में यह लफ्ज़ मशहूर हो गया। वज़ीर आज़म पर तनकीद के लिए ऐवान के अंदर और बाहर इसका इस्तेमाल आम हो गया था, लेकिन अब कौमी असम्बली में मुंतखब अरकान के लिए इस लफ्ज़ के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है, जिस पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एतराज़ात उठाए हैं। आज कौमी असम्बली से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सिलेक्टेड के लफ्ज़ की वजाहत की और इस पर पाबंदी को तारीखी सेंसरशिप करार देते हुए कहा कि अपोजिशन के अल्फाज तो हज़फ कर दिए जाते हैं, लेकिन हुकूमत के नहीं होते। ऑनरेबल डेप्यूटी स्पीकर साहब ने सिलेक्टेड का लफ्ज़ जो है वो बैन किया है नेशनल असेंबली में। Now selected is the English word for chosen. इसमें ना कोई गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है, लेकिन आपकी मर्जी। वज़ीर आज़म की ईगो की वजह से आपने मेरा लफ्ज़ नेशनल असेंबली में बैन तो कर दिया, लेकिन ये तारीखी सेंसरशिप है। ये किस किस्म का आज़ादी है कि मेंबरान नेशनल असेंबली के फ्लोर पर आज़ाद नहीं है, बोल नहीं सकते, लेकिन हुकूमत का ना कोई लफ्ज़ एक्सपंज किया जाता है ना बैन किया जाता है। और जहां तक सिलेक्टेड की बात है, अगर इस पे कोई शक है तो फिर हमने रिगिंग पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों बनाया था। इसलिए ये आपका बड़ा अजीब सियासत है। जब पहले दिन मैंने इसी हाउस में तकरीर किया तो उसी स्पीच में हमारा वज़ीर आज़म साहब ने अपना डेस्क बजाया, और 1 साल बाद आप वही लफ्ज़ को बैन कर देते हो। ये तो मुझे बहुत अजीब लगता है।
अब इस पाबंदी से मुतालिक पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी ने असेंबली इजलास में आने से पहले गुफ्तगू में कहा कि इस मामले पर कानूनी माहिरीन से बात करेंगे और अरकान पार्लियामेंट से भी मुशावरत करेंगे कि ये पाबंदी लगा भी सकते हैं या नहीं। जबकि मरियम औरंगजेब और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के दरमियान भी सिलेक्टेड के लफ्ज़ पर दिलचस्प मुकालमा हुआ। डिप्टी स्पीकर ने मरियम औरंगजेब की जानिब से सिलेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर नोटिस लिया, जिसके बाद नून लीग की तर्जुमान ने हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद के लिए अपने अल्फाज तब्दील कर दिए। ये हुकूमत जब अगस्त 2018 में सिलेक्ट होकर आई, आपको मैंने कल भी गुजारिश की थी कि तमाम यहाँ पे जितने भी ईवान में आए हैं वो सारे मुंतखब होके आए हैं। अच्छा, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि ना आप अपनी तजलील करें ना इस ईवान की करें। ये हुकूमत जब अगस्त 2018 को हैंड पिक्ड होकर आई जनाब स्पीकर, एक नाअहल, नालायक, ना तजर्बेकार और नाकाम हुकूमत का इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि मुल्क का वजीर आजम धमकियों पर उतर आया है जनाब स्पीकर। बिकॉज दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ फ्रेंड्स क्लब ऑफ बनी गाला जनाब स्पीकर। नैब फेल, FIA फेल, एसेट रिकवरी यूनिट फेल और अब ये NAB 2 भी इंशाल्लाह फेल होगी, क्योंकि असल में हैंड पिक्ड वजीर आजम फेल। सिलेक्टेड की जगह हैंड पिक्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया मरियम औरंगजेब ने, तो क्या अब इस पर भी पाबंदी होगी? नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कौमी असम्बली में इमरान खान को सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कहने पर पाबंदी की खबर ट्विटर पर शेयर की और मुख्तलिफ अखबारात के जरिए शेयर की और लिखा कि खबरदार किसी ने सिलेक्टेड कहा तो। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि माजी में जब खुद इमरान खान अपोजिशन में थे तो पार्लियामेंट के बारे में और मुंतखब अरकान के बारे में बहुत ही नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल करते थे। आज डिप्टी स्पीकर कह रहे हैं कि सब इलेक्ट होकर आए हैं, सबका एहतराम किया जाए क्योंकि आवाम के वोट लेकर आए हैं। लेकिन इमरान खान क्या कहते थे? इन जाली असेंबलियों से जो धांधली के जरिए बनी है, हम इनको मानते ही नहीं है और इस जाली प्राइम मिनिस्टर को हम नहीं मानते। पार्लियामेंट जिसके अंदर मुजरिम बैठे हुए हैं, जिसमें धांधली करके इलेक्शन जीत के लोग बैठे हुए हैं, जिसमें वो बैठे हुए हैं जिन्होंने आपका पैसा लूटा, वो इस रैली में बैठे हुए हैं। एक तरफ ये सारे असेंबली में जितने बड़े डाकू उतनी ज्यादा शोर मचा रहे हैं, डरे हुए हैं कि आप कामयाब ना हो जाएं। सारी पार्टीज कह रही हैं कि धांधली हुई है, तो इलेक्शन कैसे जाली नहीं है? तो फिर पार्लियामेंट जाली कैसे नहीं है? डमी पार्लियामेंट है। मैं तो पार्लियामेंट में जाना ही नहीं था, मैं तो सिर्फ यमन के लिए गया था। मुझे डर ये था कि फिर हमें ना किसी और की जंग में फंसा दें। गरीब मुल्क में 300 अरब रुपया चोरी करके बाहर लेके जाता और पार्लियामेंट हाथ खड़े करके कहती है कि जनाब एक वो मुजरिम पार्टी का सरबराह बन सकता है। ऐसी पार्लियामेंट के ऊपर वाकई मैं लानत भेजता हूं, लानत हो इस पार्लियामेंट पे। और अब वज़ीर आज़म को सिलेक्टेड कहने पर पार्लियामेंट में पाबंदी है। वसीम सज्जाद साबिक चेयरमैन सेनेट हमारे साथ मौजूद है। वसीम सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा वसी तजर्बा है। अब अपोजिशन कह रही है कि पाबंदी लगा नहीं सकते इस लफ्ज़ के ऊपर, यह गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है नहीं, क्या समझते हैं आप? लगाई जा सकती है? स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का इस्तेहकाक है, इख्तियार है उनके पास? ये जो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर हाउस को चला रहा होता है, उसको जो असेंबली के कवानीन हैं या रूल्स हैं उसके मुताबिक इख्तियारात होते हैं कि वो हाउस को किन लाइंस पे चलाते हैं और ख़ुसूसन कि उनको ऑर्डर रखने के लिए मुकम्मल इख्तियारात होते हैं। तो ये जो पाबंदी उन्होंने लगाई है वो इसको आप इस नज़रिए से देख सकते हैं कि उनके मुताबिक ये लफ्ज़ गैर पार्लिमानी है और उन्होंने कहा भी है कि भी आप सिलेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे तमाम जो अरकान हैं जो मुंतखब होकर आए हैं उनकी ये तौहीन है। तो ये एक जो माहौल है, जो पस मंज़र है, उसमें इस लफ्ज़ को देखना चाहिए। आम तौर पे तो सिलेक्टेड का लफ्ज़ शायद कोई इतनी अहमियत न रखता हो, लेकिन जिस पस मंज़र में इस्तेमाल किया जा रहा है वो एक किस्म का ताना है कि भी आप लोग सिलेक्ट होके आए हैं, इलेक्ट होके नहीं आए। तो मेरे ख़्याल में इन हालात में स्पीकर को ये इख्तियार हासिल है कि उस लफ्ज़ को गैर पार्लिमानी कह दे और उन्होंने ये रूलिंग दे दी है। अब ये स्पीकर के इख्तियारात होते हैं, सवाबदीद होती है, उन्होंने हालात को सामने रखते हुए एक फ़ैसला कर दिया है जो उनके मेरे ख्याल में आइन के मुताबिक और कवानीन के मुताबिक। अब अगर डिप्टी स्पीकर या स्पीकर को फिर दूसरे लफ्ज़ भी देखने पड़ेंगे, ये लफ्ज़ पर पाबंदी है या उसके जो मायने उस पर भी पाबंदी है? मरियम औरंगजेब साहिबा ने आज हैंड पिक्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, ऐसे तो फिर बहुत सारे अल्फाज आते जाएंगे, तो हर लफ्ज़ पे पाबंदी लगानी पड़ेगी हर इजलास में कि वज़ीर आज़म को फ़लाँ फ़लाँ लफ्ज़ बुरे लगते हैं।
देखिए जी, फिलहाल तो उन्होंने एक लफ्ज़ पे कहा है कि ये नहीं करते हैं। अब ये पार्लियामेंट में होता रहता है कि जब एक लफ्ज़ पे पाबंदी आ जाए तो ये एक सियासी एक अमल है और उसमें लोग नए नए लफ्ज़ तलाश करते हैं कि जो कि गैर पार्लिमानी भी ना हो और उनका मफहूम जो है वो अदा हो जाए। तो मेरे ख़्याल में अगर आप इंग्लिस्तान की तारीख़ देखेंगे तो जो चर्चिल थे वो कई दफ़ा उन्होंने इस्तेमाल झूठ के लिए कई ऐसे फ्रेज़ इस्तेमाल किए जो बज़ाहिर ये नहीं था कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह उनको इस्तेमाल किया जो जिसका मफहूम यही निकलता था। तो बहरहाल ये एक सियासी अमल है, ये बातचीत जारी रहेगी। अब जो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे जब वो सामने आएगा तो फिर ये स्पीकर साहब देखेंगे, डिप्टी स्पीकर देखेंगे कि उसको वो किस तरह हैंडल करते हैं, उस लफ्ज़ को भी गैर पार्लिमानी डिक्लेयर करते हैं या नहीं करते। ये मेरे ख्याल में आइंदा के लिए होगा। एक लफ्ज़ के मना करने से ये नहीं मतलब होता कि तमाम लफ्ज़ मना हो गए हैं। जब जब ये मामला आता जाएगा ये बात ज़्यादा क्लियर होती है। मतलब आपने साल साल से पाकिस्तान की ज़ाहिर मुख्तलिफ पार्लियामेंट देखी है, पाकिस्तान की सियासत देखी है, आपको लगता है जितनी पोलराइज, जितनी तलखी इस पार्लियामेंट में है वो माजी में रही है या ये बहुत ज़्यादा है इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है? जी, ये वाकई बड़ी तलखी है इस पार्लियामेंट में और इसकी एक वजह तो ये है कि मेजॉरिटी हुकूमत की बहुत कम है और दूसरी वजह है कि जिस बैकग्राउंड में ये इलेक्शन हुआ है और उसके बाद जो हालात डेवलप हुए हैं उसमें जो इल्ज़ाम तराशी है वो बहुत बढ़ गई है। और मेरे ख्याल में अगर माजी में आप देखें तो जब नून की हुकूमत थी तो तहरीक इंसाफ ने भी बड़ी तहरीक चलाई उनके ख़िलाफ़ और बड़ा धरना दिया 3-4 महीने का। तो ये जब इस किस्म की रवायत शुरू हो जाती है तो फिर अक्सर ये होता है कि ये फिर जारी रहती है। और आपको याद होगा कि बांग्लादेश में काफ़ी अर्सा तक ये रहा कि जब हुकूमत आती थी तो अपोजिशन उसको बॉयकॉट कर देती थी, फिर जब अपोजिशन हुकूमत पे आती थी तो वो दूसरे बॉयकॉट कर देते थे। तो ये एक रवायत बन जाती है जो कि गलत है और मैं समझता हूँ कि कोशिश ये होनी चाहिए कि इसको ख़त्म किया जाए और पार्लियामेंट को चलने दिया जाए, तलखियाँ पीछे छोड़ी जाएँ और पार्लियामेंट के माहौल को बेहतर बनाया जाए ताकि जो असल वसीम साहब होगा कि पार्लियामेंट के माहौल को बेहतर बनाया जाए और उसको चलने दिया जाए, ये मुल्क के लिए बेहतर है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात हो जाती है। अल्लाह।